आज हम देखने वाले हैं डेस्टिनी द टेल ऑफ कामुकुरा। मूवी की शुरुआत में हम माइकल और अकीको नाम के कपल को देखते हैं, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो में शादी की है। हालांकि माइकल पेशे से एक राइटर है जो कि कामाकुरा नाम के एक अजीब टाउन में रहता है। अब मैं इस टाउन को अजीब क्यों कह रही हूँ, आपको ये जल्दी जानने को मिल जाएगा। अब क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है तो माइकल अकीको को अपने साथ कामाकुरा ले आया है, जहाँ की सुंदरता और नजारा देखने लायक है। दोस्तों, ये टाउन अकीको को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर माइकल उसे अपने घर ले आता है, जहाँ जल्द ही अकीको को एहसास हो जाता है कि माइकल ज्यादा अमीर नहीं है। उसे एक नॉवल लिखने में काफी समय लग जाता है। फिर भी अकीको माइकल के साथ काफी खुश होती है, माइकल से बहुत ज्यादा प्यार जो करती है। इसलिए एक दिन जब माइकल अकीको को साथ बाहर निकालता है तो अकीको कुछ अजीब सी क्रिएचर देखकर डर जाती है। तो माइकल कहता है कि अरे कामाकुरा में ऐसे स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं और भूत वगैरह भरे पड़े हैं। जैसे जैसे रात होती है ये स्पिरिट्स शहर में घूमना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर ये आम बात है, तुम डरो मत। लेकिन अकीको को ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है, तो वो डर जाती है कि इसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। फिर अगली सुबह जब माइकल बाहर जाने लगता है तो वो अकीको से कहता है कि स्टोर रूम से दूर रहना, लेकिन अकीको उसके जाने के बाद स्टोर रूम में जाकर देखती है कि माइकल ने मुझे मना क्यों किया जाने से। लेकिन जब उसको देखती है तो वहाँ माइकल ने मानो नई दुनिया बसा रखी है। उस जगह पर माइकल ने काफी सारी टॉय ट्रेन्स रखी होती है, यानी कि ये उसकी हॉबी है। अलग अलग टॉय ट्रेन्स को इकट्ठा करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। तभी यहाँ पर अकीको को अचानक से एक अधूरी बुक की स्क्रिप्ट मिलती है, इसे किसी कोटाको ने लिखी है। साथ ही यहाँ पर अकीको के सामने एक बूढ़ी महिला भी आ जाती है, इनका नाम केन होता है। दरअसल केन पिछले 3 जनरेशन से माइकल के घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती हुई आ रही है। अकीको को काफी आश्चर्य होता है, मतलब आंटी इतने टाइम से काम कर रही है लेकिन इनकी जो सेहत है बड़ी ठीक ठाक दिख रही है। इस दौरान माइकल घर वापस आ जाता है, जो कि आंटी केन को देखकर बड़ा खुश होता है। फिर वो बताता है कि आंट केन ने मुझे बचपन से पाला है। इसी बीच अकीको माइकल के हाथ में एक नई टॉय ट्रेन देख लेती है और ये देखकर वो कहती है कि अरे और कितने टॉय ट्रेन लेकर आओगे आप, शायद यही वजह है कि आप गरीब हो, फालतू की चीजों में पैसे खर्च करते हो। उसकी इस बात से माइकल समझ जाता है कि उसके मना करने के बावजूद भी अकीको उस स्टोर रूम में गई थी, पर इस समय वो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद अकीको माइकल को वह बुक की अधूरी स्क्रिप्ट दिखाती है, जिसमें किसी बियॉन्ड नाम की किसी जगह पर जाने और वहां से वापस आने के बारे में लिखा हुआ है। अब इस बुक को देखकर माइकल थोड़ा चिंतित हो जाता है। उसके उदास होने के पीछे की वजह दोस्तों हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद माइकल और अकीको साथ में ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं। उस वक्त अकीको को एक नाइट मार्केट दिखता है, जिसे घोस्ट और अलग अलग स्पिरिट्स ने लगाया हुआ था। अकीको को लग रहा होता है कि इन सभी ने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, इसलिए वह खुशी खुशी माइकल को उस मार्केट में लेकर चली जाती है, जहाँ पर माइकल की मुलाकात यूको नाम की एक बुजुर्ग औरत से होती है। तो उससे मिलने के बाद माइकल और अकीको मार्केट देखने लग जाते हैं, जहाँ पर एक स्क्रिप्ट अकीको को एक मशरूम काफी सस्ते में बेच देता है। इस मशरूम को लेने के बाद जब अकीको बाहर जाने लगती है तो वो माइकल से यूको के बारे में पूछती है कि तुम्हें कैसे लगी वो। माइकल कहता है कि वह तो पिछले साल ही मर चुकी है, ये तो उनकी आत्मा है। अकीको को माइकल की ये बात मजाक लगती है और वो हंसने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर यूको खुद आकर कह देती है ये सच कह रहा है, मैं मर चुकी हूँ। वो बताती है कि मेरे पति अभी बेड पर बीमार पड़े हुए हैं, उनके साथ रहने के लिए मैंने अपने मरने के बाद ब्यूरो ऑफ डेथ में एक एप्लीकेशन दिया और कुछ लाइफ एनर्जी मुझे मिली है और इसी वजह से मैं यहाँ अपने पति के साथ रह सकती हूँ। हाँ दोस्तों, कामाकुरा टाउन में ये अजूबा हो सकता है कि मरे हुए और जिंदा लोग रह सकते हैं। अब ये सारी बातें अकीको को चौंका देती है, जो कि अब तक सब कुछ मजाक समझ रही थी। उसे अब यकीन हो जाता है कि ये टाउन सच में सबसे अलग है। अगले दिन अकीको जो मशरूम नाइट मार्केट से लाई थी उससे वह एक डिश बनाती है, जिसे पहले तो वो खुद टेस्ट करती है, फिर माइकल को खाने के लिए देती है और उसे खाने के बाद माइकल अचानक से गिर पड़ता है। उसकी मुँह से किसी आत्मा निकल रही होती है, जिसे देखकर अकीको काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर आंट केन आ जाती है, जो बताती है ये मशरूम जहरीले होते हैं। फिर वो माइकल के आत्मा को जादू से मारकर उसके शरीर में डाल देती है। अब क्योंकि मशरूम से बने डिश को अकीको ने भी खा लिया था, तो उसकी भी आत्मा निकलने लग जाती है, लेकिन वह केन के कहने पर अपने मुंह को बंद कर लेती है, जिससे उसकी आत्मा बाहर नहीं आ पाती। कुछ देर बाद माइकल से मिलने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन से एक डिटेक्टिव आता है। असल में एक महिला के सर पर वार करके मारा गया है, और क्योंकि माइकल लेखक होने के साथ साथ एक डिटेक्टिव भी है, और ये बात हम भी और अकीको को भी पहली बार पता चलती है। जो महिला मर गई थी उसकी आत्मा को बुलाकर पूछा जाता
बताता है कि तुमने मरने से पहले किसको देखा। इस पर वो बताती है कि उस दौरान मेरे सर के पीछे से वार किया गया था, लेकिन मैं देख नहीं पाई। इस केस में माइकल का पहला शक उस महिला के पति पर जाता है, क्योंकि उसकी बीवी के मौत के बाद उसकी सारी दौलत मिलने वाली थी, इसलिए हो सकता है कि उसके पति ने खून किया हो। यहाँ माइकल बहुत सारी बातें वगैरह जोड़ने के बाद ये पता लगा ही लेता है कि इस खून को उस महिला के पति ने ही किया है। अब इस केस को हल करने के बाद माइकल का काफी नाम हो जाता है। अकीको नोटिस करती है कि शादीशुदा लोगों को लेकर माइकल के मन में काफी नेगेटिव बातें भरी होती है, जिसका कारण पूछने के बाद वो अपने पेरेंट्स का नाम लेता है। हालांकि इसके आगे वो अकीको को कुछ नहीं बताता कि क्यों वो ऐसे कर रहा है, पर जब अकीको उससे पूछती है तो वो उसे डांटने लगता है और खुद बाहर आ जाता है। बार में ड्रिंक करने के बाद लौटते वक्त माइकल को रास्ते में यूको और उसके पति मिलते हैं। पता चलता है कि यूको का पति बीमार था, वो मर चुका है। सो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी बियॉन्ड नाम के एक जगह पर जा रहे होते हैं। दोस्तों, बियॉन्ड को स्वर्ग या आफ्टर लाइफ की दुनिया मान सकते हैं। इन दोनों के यहाँ से एजेंट ऑफ डेथ, जिसे डेड मास्टर भी कहा जाता है, वह लेकर जा रहा होता है। अब डेड मास्टर को तो कोई ऐसे देख नहीं पाता, लेकिन हाल ही में माइकल मरते मरते बचा तो वो उसे देख सकता है। यूगो अपने पति के साथ एक खास ट्रेन के जरिए बियॉन्ड जाने वाली है। अब इस बारे में जानते ही माइकल अकीको को लेकर आता है और उसे वो ट्रेन और यूको को जाते हुए दिखाता है। फिर माइकल बताता है कि मेरे पिता एक प्रोफेसर थे। जब वो घर पे नहीं रहते थे तो माँ किसी आदमी से मिलने के लिए जाती थी। और मेरी तरह एक राइटर है और उसका नाम कोटाको है। वही कोटाको दोस्तों जिसकी आधी लिखी हुई बुक स्टोर रूम में मिली थी। अब वो आगे बताता है कि शायद मैं उसी कोटाको का बेटा हूँ, क्योंकि ये मैंने बचपन में उन्हें बात करते हुए सुना था। अब माइकल की सच्चाई को जानकर अकीको उससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। अब कुछ दिन बाद माइकल देखता है कि उसके घर और आसपास काफी नुकसान हो रहा है। कभी खाना जल जाता है तो कभी कोई चीज गिरकर टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि किस बदकिस्मती की वजह से ये चीजें हो रही है। फिर आंट केन बताती है कि हमारे घर में कोई है। माइकल देखता है तो घर के छत के ऊपर गॉड ऑफ मिजरी यानी कि बदकिस्मती के देवता होते हैं। दरअसल उन्होंने माइकल को देखा और उसे अमीर मानकर उसके साथ इस घर में चले आए और उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब माइकल तो बिना डरे उन्हें निकल जाने के लिए कह देता है, लेकिन अकीको उन्हें मेहमान के तौर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि वह उन्हें अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाती है। इसी बीच माइकल को पता चलता है कि जो उसका पब्लिशर था मिस्टर होंडा, उसकी मौत हो चुकी है। उसके पीछे उसके परिवार में एक बेटी और बीवी है। होंडा की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। जब उसके स्क्रिप्ट को डेड मास्टर ले जा रही थी तब उसे माइकल देख लेता है। अब होंडा अपनी पत्नी और बेटी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो माइकल उसे घोस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताता है जो कि यूको ने उसको बताया था। डेथ मास्टर से बात करता है। इस पर वो बताता है कि पिछले कुछ समय से कई लोग इस पर अप्लाई कर चुके हैं। ज्यादा लाइफ एनर्जी नहीं बची हुई है स्पिरिट्स देने के लिए, तो ये नियम बनाया गया है कि या तो उस इंसान के किसी परिवार के किसी आदमी या फिर किसी खास के थोड़ी लाइफ एनर्जी लेकर उसे दी जाएगी। अब होंडा नहीं चाहता था कि उसकी बीवी या बेटी की जिंदगी कुछ पल के लिए वो ले ले, इसलिए वो उदास हो जाता है। रास्ता एक और था, लेकिन किसी स्पिरिट्स की पर्सनालिटी को बदलकर अलग रूप में दिया जाता है। अभी वह इस जगह पर रह सकता है। तो मिस्टर होंडा इस चीज को लेकर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ मिजरी अकीको से कहता है कि मेरे जाने का समय आ चुका है। फिर वह जाते हुए अकीको को एक पुराना सा बाउल देकर जाता है, जो कि अकीको को काफी पसंद भी आ जाता है। इधर होंडा को नया और अजीब सा रूप दिया जाता है, जिस रूप में वो अपने परिवार के सामने नहीं जा सकता था, इसलिए वो माइकल को लेकर जाता है। होंडा देखता है कि उसकी बीवी को कम पैसों की वजह से काफी कुछ सहना पड़ रहा है, तो होंडा माइकल की मदद से उसे कुछ पैसे भेजता है। उसकी बीवी को एक लिफाफा मिलता है जिसमें पैसे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि होंडा ने मेरी बुरी वक्त पे मदद की, उसी एहसान को उतारने के लिए मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ। इन पैसों को पाकर होंडा की बीवी काफी खुश हो जाती है, मगर होंडा की खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहती, क्योंकि अब होंडा की पत्नी अब काम पर जाने लगी है और साथ ही साथ अपने कोवर्कर के साथ ज्यादा रहती है। यहाँ तक कि वो कोवर्कर उसके घर भी आता है। होंडा को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि उसकी पत्नी उसे इस तरह भुलाकर आगे बढ़ चुकी है, और जब उसे गुस्सा आता है तो वो और भी भयानक हो जाता है। एक रात अकीको को एक फोन आता है कि माइकल को 2 दिनों के अंदर एक बुक लिखनी है और वो माइकल से बात करना चाहते हैं। अब माइकल तो घर पर होता नहीं, तो इस बारे में बताने के लिए अकीको भागकर माइकल के पास जाती है। इस दौरान एक लाल हाथ उसके पैर को अचानक से खींचता है और अकीको गिर पड़ती है। माइकल को ये बताना तो जरूरी था, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती कि मुझे किसने खींचा। माइकल भी बुक लिखने के बारे में जानते ही भागते हुए घर पर आ जाता है। फिर अकीको जब खुद को छूती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो गिरी थी और ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो, पर अकीको को कुछ नहीं मिलता।
पर हम एक बुरी स्पिरिट्स को हंसते हुए भागकर जाते हुए देखते हैं। ये वही स्पिरिट्स है जिसने अकीको को जहरीले मशरूम बेचे थे। दोस्तों अब अकीको माइकल को कुछ बताना चाह रही होती है पर वो बता नहीं पाती। दूसरी ओर होंडा एक मेले में अपनी बेटी को देखने के लिए गया होता है तो उसे वहाँ पर अकीको दिखती है, जिस बारे में जब वो अगले दिन माइकल से पूछता है तो वो कहता है कि कल तो अकीको मेरे साथ ही थी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अब होंडा को उस आदमी पर गुस्सा आ जाता है जो उसकी बीवी को डेट कर रहा है। तो रात में होंडा उसे पकड़ कर उसे डराने लग जाता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये जानते हुए भी कि उसका पति मर गया है और उसकी एक बेटी भी है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, तुम क्या कर लोगे, तुम मेरी जान भी ले लोगे ना तो कोई बात नहीं। अब यहाँ अपनी बीवी के लिए उसका प्यार देखकर वो समझ जाता है कि अब उसकी जगह लेने के लिए ये आ गया है। साथ ही उसकी बीवी और बच्ची के लिए ये जरूरी भी था कि कोई उनका ख्याल रखे, क्योंकि होंडा तो मर चुका है। बस फिर क्या था, वो भी सच को स्वीकार कर लेता है और इसी गम में होंडा माइकल के साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है, जहाँ पर माइकल को एक लेडी से ये पता चलता है कि तुम्हारे साथ लगातार कोई भूत या आत्मा रह रही है, यही वजह है कि तुम आजकल थके थके रहते हो। ये लेडी माइकल को एक स्टिकर देती है जिसे अगर दरवाजे पर लगा दे तो कोई भी आत्मा घर के अंदर नहीं आ सकती। अब उस स्टिकर को माइकल घर जाकर अपने दरवाजे पर लगा देता है। अब होता ये है कि इस स्टिकर के लगाने की वजह से खुद अकीको ही अंदर नहीं आ पा रही है। अब ये देखकर माइकल को कुछ समझ में नहीं आती। अकीको से पूछने पर बताती है कि जब एक बार रात में मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी तो किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मैं सीढ़ियों से गिरकर सीधा मर गई। फिर जब मुझे एहसास हुआ तो मैं अपने बॉडी ढूंढने वापस गई, लेकिन मेरी बॉडी वहाँ पर नहीं थी और तब से मैं तुम्हारे साथ आत्मा के रूप में रह रही हूँ। इस दौरान दोस्तों डेड मास्टर आ जाती है जो कि अकीको को बियॉन्ड तक लेने आई है। हालांकि अकीको की जान एक बुरी स्पिरिट की वजह से गई थी, तो अगर उसे अपनी शरीर मिल जाती है तो वो दोबारा जिंदा हो सकती है, मगर उसकी बॉडी कहाँ गई है ये किसी को पता नहीं होता। और अगर अकीको यहाँ पर रहती है तो माइकल की लाइफ एनर्जी उसे मिलती रहेगी, पर इससे होगा ये कि माइकल की लाइफ खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। अब माइकल का बुरा तो अकीको नहीं चाहती। जब वो सो जाता तो वो डेड मास्टर के साथ बियॉन्ड के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही माइकल को इस बारे में पता चलता है तो वो अकीको को रोकने जाता है। वो जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे जाना होगा। फिर क्या था, बियॉन्ड की तरफ जाने वाली गाड़ी पर वो डेड मास्टर के साथ सवार होकर चली जाती है। अब जो कोटाको की किताब थी उसमें कोटाको ने बियॉन्ड जाने के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ था, पर जैसे कि हम जानते हैं कि वो बुक आधी थी, पर फिर भी उस बुक की गाइडेंस से माइकल बियॉन्ड जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन उसको पहले उसे अकीको की डेड बॉडी कहाँ पर है ये पता लगाना होगा, जो कि उसे एक घर में दिख जाती है, क्योंकि किसी और लेडी की स्पिरिट अकीको की डेड बॉडी को इस्तेमाल करके अपने परिवार के साथ रह रही थी। अब उसे देखते ही माइकल अपने डिटेक्टिव दोस्तों के साथ उस फैमिली से मिलने जाता है। पता चलता है कि इस फैमिली की जो लेडी थी वो मर चुकी थी, उसकी आत्मा उस समय उस जगह से गुजर रही थी जहाँ पर अकीको गिरी थी। तभी वहाँ किसी ने वहाँ पर उसे बुलाया और उसने अकीको की डेड बॉडी को अपना बना लिया। इस चीज के लिए वैसे वो लेडी माफी मांगती है और कहती है अगर आप अकीको की आत्मा को ले आओ तो मैं इस बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, केटा को इस किताब के हिसाब से आंट केन भी मदद करती है। और दोस्तों आपको बता दूं, आंट केन भी एक स्पिरिट है जो माइकल के परिवार से कमिटमेंट के तौर पर उसके साथ है अभी तक, तो उन्हें बियॉन्ड वगैरह के बारे में अच्छे से पता होता है। वो माइकल को एक एड्रेस देती है और कहती है कि वहाँ पहुँचते ही इस जगह पर जरूर जाना। बाकी वो माइकल को अपना एक हंटर देती है जिसकी मदद से वो स्पिरिट्स का सामना आराम से कर सकता है। केन माइकल की बॉडी की रक्षा करने का जिम्मा ले लेती है और माइकल की आत्मा एक दवा की मदद से उसके शरीर से निकलकर सीधा बियॉन्ड जाने वाली गाड़ी पर पहुंच जाती है, जहां डेड मास्टर उसे पहचान जाता है। फिर भी वो माइकल का साथ देता है अपनी जॉब का रिस्क लेकर। बियॉन्ड की दुनिया सच में दोस्तों बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले माइकल उस एड्रेस पे जाता है जो कि उसे कैन ने दिया था। इस घर में कोई और नहीं बल्कि माइकल के पिता है दोस्तों। यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि जिस कोटाको से माइकल की मां मिलने आती थी वह कोई और नहीं बल्कि माइकल के पिता ही थे। दरअसल माइकल के ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक राइटर बने, इसलिए उनके बेटे ने यानी माइकल के पिता ने अपनी एक फेक पर्सनालिटी बनाई और खाली वक्त में कोटाको बनकर रहने लगे और कोटाको की ही जिंदगी जीने लगे। और उनकी मूंछों की वजह से माइकल उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। लेकिन माइकल के पिता ये चीज अपने बेटे को नहीं बता पाए और इसके लिए अब वो माइकल से माफी मांगते हैं। साथ ही ये जानकर बड़े खुश भी होते हैं कि उनकी तरह उनका बेटा भी बियॉन्ड में अपने बीवी को लेने आया है। वो माइकल से बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना बड़े अच्छे से आना चाहिए, तभी तुम अपनी वाइफ को ढूंढ पाओगे। मुझे तो यहाँ पर अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ के साथ यहीं पर रुक गया और यही वजह है कि मेरी किताब भी अधूरी थी। उनकी ये टिप्स लेने के बाद माइकल अकीको से जाकर मिलता है जो कि बड़े से महल में जैसे कैद हो।
उसके बारे में डेड मास्टर माइकल से बताती है असल में कुछ बुरी आत्माओं ने अकीको को कैद करके रखा होता है, वो इसलिए ताकि उसका बॉस अकीको से शादी कर पाए। ये जो बॉस है ना उसे अकीको पसंद आ जाती है, लेकिन वह शादी बिना अकीको के एग्रीमेंट के साइन नहीं कर सकता और ना ही उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है। जब माइकल अकीको से मिलता है तो बहुत खुश हो जाती है, पर इन दोनों को यहाँ सबसे बुरी आत्माएं देख लेती है जिसके साथ उनका बॉस भी होता है। उन सभी आत्माओं से माइकल आंट केन के दिए हुए हंटर से लड़ता है। फिर वह अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति की मदद से अकीको को लेकर भागने की कोशिश करता है, पर जो बॉस था बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो माइकल का रास्ता रोक कर उसे मारने लगता है। यहाँ पर उसकी एक शर्त होती है कि अगर अकीको शादी के एग्रीमेंट पर साइन कर देती है तो वो माइकल को छोड़ देगा। बेचारी अकीको क्या ही करती, वो माइकल को बचाने के लिए ऐसा करने को राजी हो जाती है। पर तभी वहाँ पर हमें उस बॉल को दिखाया जाता है जो कि गॉड ऑफ मिजरी ने अकीको को दिया था। इस पुरानी कटोरी में इतनी ताकत होती है कि उस बुरी आत्माओं के उस बॉस को हरा देती है। उस बॉल के सामने बॉस की शक्ति बेकार हो जाती है। फिर उस बॉल की शक्ति को देखकर उसे हार माननी पड़ती है और इस तरह वह बॉल अकीको और माइकल को लेकर ऊपर उठ जाती है, यानी कि बियॉन्ड की दुनिया से बाहर कामाकुरा की दुनिया की तरफ इन लोगों को लेकर आ जाती है। इस तरह से माइकल मौत के बाद भी अकीको को वापस लेकर आ जाता है और फिर दोनों इंसानों की दुनिया पर आराम से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।